हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी रेड 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1989 राजस्थान से, जहां हम कुंवर साहब को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे कि तभी वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं जो कि रेड मारने के लिए यहाँ पर आए थे। अब ये देखते ही कुंवर साहब काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने लोगों से कहते हैं कि वो उनको अंदर आने ना दे, जिसके बाद उनके सभी लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को घेर लेते हैं और उन्हें अंदर आने नहीं देते। जिसके बाद कुंवर साहब अपना जो भी ब्लैक मनी, ज्वेलरी ये सब था उसे ट्रक में भरकर दूसरी तरफ भेजने लगते हैं। लेकिन रास्ते में इनकम टैक्स ऑफिसर अमय उनका इंतजार कर रहा था। वो जैसे उन्हें देखता है उन सबको पकड़ लेता है। तभी वहां पर बाकी ऑफिसर्स और पुलिस भी आ जाते हैं और उनका सारा माल सीज किया जाता है। अब अमय के सीनियर्स काफी खुश थे क्योंकि अमय ने ये 73 रेड मारी थी और ये भी सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन हम अमय को देखते हैं जो थोड़ा सा टेंशन में था। तभी वहाँ पर कुंवर साहब का मैनेजर आता है और अमय से कहता है कि उसे जितने पैसे चाहिए उतने देने के लिए वो तैयार है, बस वो इस केस को रफा दफा कर दे। अब ये सुनकर अमय कहता है कि 14 सालों से वो ईमानदारी की नौकरी कर रहा था, लेकिन अब उसका वनवास खत्म हो चुका है, इसलिए वो कुंवर साहब के मैनेजर से 2 करोड़ रुपए मांगता है। अब ये सुनकर वो मैनेजर काफ़ी शॉक था, लेकिन वो देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो पैसों का अरेंजमेंट करता है और उसे लाकर अमय को देता है। लेकिन ये बात लीक हो जाती है कि अमय ने रिश्वत ली थी, जिसकी वजह से अमय का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इस बारे में जब अमय की वाइफ और बेटी को पता चलता है तो उसकी बेटी काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि हर बार अमय का ट्रांसफ़र हो जाता, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स ही नहीं बनते थे। अब अमय का ट्रांसफ़र भोज नाम के शहर में होता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ मालिनी और अपनी बेटी के साथ शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हम भोज को देखते हैं, जहाँ पर दादा साहब का राज था। एक्चुअली दादा साहब वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे और वहाँ के लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा मानते थे, क्योंकि दादा साहब ने अब तक काफ़ी सारे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की थी। इसलिए सभी लोग उन्हें राजा कह के बुलाते थे और उनकी हर बात माना करते थे। तो वही हम दादा साहब को देखते हैं जो अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा पूछते थे। उनके लिए उनकी माँ ही उनका सब कुछ थी। अब अमय जैसे ही भोज आता है वो अपने ऑफिस आ जाता है। तभी वहाँ पर उसकी कलीग गीता आती है, जो कि अमय को देखकर काफ़ी इम्प्रेस थी, क्योंकि वो अमय की बहुत बड़ी फ़ैन थी। जिसके बाद अमय सारे फाइल्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर कितने दिनों से कोई रेड ही मारी नहीं गई थी, मतलब यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे। और ये बात अमय को काफ़ी अजीब लगती है। तो उसके कलीग्स उसे बताते हैं कि यहाँ पर दादा साहब का राज है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी करप्शन नहीं करता, क्योंकि दादा साहब सबकी मदद करते हैं और सबका भला सोचते हैं, और शायद उन्हीं की वजह से यहाँ पर कोई करप्शन करने की सोचता भी नहीं। जो सुनकर अमय काफ़ी हैरान था। जिसके बाद रात को अमय जब खाना खा रहा था तो उसकी बेटी काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि उसका कहना था कि वो यहाँ आकर 2 दिन हो गए, लेकिन अमय उसे कहीं घुमाने लेकर नहीं गया। अब ये सुनने पर अमय उसे कहता है कि कल वो उसे घुमाने के लिए लेकर जाएगा। जिसके बाद अगले दिन अमय अपनी वाइफ और बेटी के साथ दादा साहब के फाउंडेशन को देखने आता है, जहाँ पर वो देखता है कि एंट्री पर ही एक बहुत बड़ा हाथ बना था। वो उसे देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर दादा साहब आते हैं और अमय से बातें करने लगते हैं। वो अमय से कहते हैं कि उन्होंने अमय के बारे में बहुत कुछ सुना है। जिसके बाद वो अमय की वाइफ और उसकी बेटी को अपना फाउंडेशन दिखाने लगते हैं। तो वही अमय वहाँ के आसपास के एरियाज को देखने लगता है। वो एक स्टोर में जाता है और वहाँ के दुकानदार से दादा साहब के बारे में पूछता है। तो वो दुकानदार बताता है कि ये सारी दुकानें दादा साहब ने लोगों को दी है ताकि वो अपना पेट पाल सके। साथ ही वो दादा साहब की काफ़ी तारीफ करता है। तो अमय उनसे दादा साहब की हिस्ट्री पूछने लगता है। तो वो बताता है कि दादा साहब का नाम मनोहर है और मनोहर काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो हमेशा लोगों की मदद करता, जिसकी वजह से लोग उसे काफ़ी मानते थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मनोहर सबका चहेता बन गया। उसके सपोर्टर्स चाहने लगे कि मनोहर पॉलिटिक्स ज्वाइन करे और उनकी बात मानकर मनोहर भी एक पार्टी के पास टिकट मांगने के लिए चला गया। लेकिन उस पार्टी का जो मिनिस्टर था उसने मनोहर की काफ़ी इंसल्ट की, जिसके बाद मनोहर अपक्ष खड़ा हो गया और वो उस इलेक्शन को जीत गया। ये देखकर मिनिस्टर को खुद उसके पास आना पड़ा, क्योंकि अगर मिनिस्टर को अपनी सरकार बनाए रखनी थी तो उन्हें मनोहर के साथ की ज़रूरत थी। जिसके बाद मनोहर ने मिनिस्टर से उसी तरह से अपनी चप्पल सर पर रखने के लिए कहा जैसा मिनिस्टर ने मनोहर से कहा था, और फिर वो उनकी पार्टी में शामिल हो गया और कैबिनेट मिनिस्टर बन गया। साथ ही अमय को पता चलता है कि मनोहर एक निशा नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद मनोहर ने शादी नहीं की थी। जिसके बाद मनोहर ने अपना सारा टाइम अपने काम में लगाया और वो सबका दादा साहब बन गया। इसके बाद अमय दादा साहब के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालता है,
जिसके बाद अपने सारे कलीग्स को इकट्ठा कर लेता है और उनसे कहता है कि उन्हें दादा साहब के होटल पर, उनके घर पर और उनके फाउंडेशन पर रेड मारनी है। जो सुनकर उसके कलीग्स भी काफ़ी शौक थे, क्योंकि दादा साहब के घर पर रेड मारना ये कोई आसान बात नहीं थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमय ने भोज में ट्रांसफ़र इसलिए कराई थी ताकि वो दादा साहब को पकड़ सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमय ने जो रेड 1 में ताऊजी के घर पर रेड मारी थी, तो ताऊजी ने एक राजा साहब को कॉल किया था। वो राजा साहब कोई और नहीं बल्कि दादा साहब ही थे। और तब से अमय दादा साहब को पकड़ना चाहता था और इसलिए उसने कुंवर साहब के घर पर भी रेड मारी थी, क्योंकि वो जानता था कि कुंवर साहब को जब पैसों की ज़रूरत होगी तो वो दादा साहब से ही मांगेंगे। और वो 2 करोड़ रुपए कुंवर साहब ने दादा साहब से ही लिए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा करते हुए अमय के एक कलीग ने देख लिया था। साथ ही जब उन्होंने नोट्स चेक किए तो उन्हें पता चला कि ये सारे नोट्स दादा साहब फाउंडेशन से ही आए हैं, जिसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि दादा साहब के पास बहुत सारा ब्लैक मनी है। लेकिन अगर हमें खुद अपनी ट्रांसफ़र करवाता तो दादा साहब समझ जाते कि वो किसी खास रीज़न से यहाँ पर आया है। इसलिए अमय ने ये चाल चली कि उसने ऐसा दिखाया कि उसने रिश्वत ली थी, जिसकी वजह से उसका ट्रांसफ़र किया गया, ताकि किसी को भी शक ना हो कि वो यहाँ पर क्यों आया है। और इस तरह से अमय यहाँ पर आ गया था और उसने दादा साहब की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। जिसके बाद अमय सभी लोगों को लेकर दादा साहब के घर जाता है, तो वहाँ पर दादा साहब अपनी माँ की पूजा कर रहे थे। अब यहाँ पर अमय उससे कहता है कि वो उसके पास सर्च वारंट है, जिसके बाद दादा साहब उसे कहते हैं कि वो काफ़ी क्लीन है और उनके यहाँ पर अमय को कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद अमय अपनी टीम के साथ सर्च शुरू करता है, लेकिन उसे सच में वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद अमय दादा साहब के फाउंडेशन जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सभी लोग अमय मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन दादा साहब अमय से कहते हैं कि अगर वो अकेला बाहर निकला तो पता नहीं पब्लिक उसके साथ क्या करेगी, इसलिए वो खुद उससे फाउंडेशन छोड़ने आएंगे। जिसके बाद अमय दादा साहब के साथ फाउंडेशन जाता है और वहाँ पर भी सब कुछ चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। एक्चुअली उस फाउंडेशन के बाहर जो हाथ बना था उसे अमय ने चेक करवाया था और वो गोल्ड का था, लेकिन अब जब चेक करवाया तो वो पीतल का था। ये देखकर अमय काफ़ी शॉक था। जिसके बाद अमय रिकॉर्ड रूम में जाने लगता है तो वो देखता है कि वो रिकॉर्ड रूम में बदल चुकी थी। वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनी हुई थी। ये देखकर अमय समझ नहीं पाता कि आखिर इतनी जल्दी कैसे सब कुछ बदल सकता है। साथ ही अमय को पता चला था कि एक खेत है जहाँ की खेती कभी नहीं काटी जाती। ये देखकर अमय ने वहाँ पर जाकर खुदाई की थी और वहाँ पर उसे काफ़ी सारे पैसे दिखे थे, लेकिन जब अमय ने आज वहाँ पर खुदाई की तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये देखकर अमय समझ जाता है कि राजा साहब को पहले से पता था कि वो उसके ऊपर रेड मारने वाला है। तभी वहाँ पर राजा साहब आते हैं और अमय से कहते हैं कि वो जानते थे कि अमय यहाँ पर क्यों आया है। दादा साहब कहते हैं कि जब अमय ने कुंवर साहब के मैनेजर से 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी थी, तभी वो समझ गए थे कि अमय कुछ बड़ा सोच रहा है, क्योंकि जिस ऑफिसर ने 14 सालों तक ईमानदारी से काम किया वो आखिर अब रिश्वत क्यों मांग रहा है। और इसी वजह से वो उसके ऊपर तब से नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि अमय कहाँ कहाँ पर जाता है और क्या क्या करता है, और तभी से उन्हें पता चल गया था कि अमय उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर रहा है, और इसलिए उन्होंने सब कुछ बदल दिया, जिसकी वजह से अमय के हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। दादा साहब अमय से कहते हैं कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो उससे जीत नहीं सकता। तो वही हम पब्लिक को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि वो लोग दादा साहब को सपोर्ट करते थे और अमय उनके खिलाफ जा रहा था, जिसकी वजह से वो अमय पर काफ़ी गुस्सा थे। ये देखकर दादा साहब अमय से कहते हैं कि वो खुद उसे बाहर छोड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं पब्लिक उसके साथ क्या करेगी। जिसके बाद अमय दादा साहब के साथ बाहर आने लगता है, तो वही कुछ लोग उसे गालियाँ दे रहे थे कि तभी ऐसे में एक आदमी उसके गले लगता है और उसे गालियाँ देकर चला जाता है, जो देखकर अमय काफ़ी शॉक था। जिसके बाद अमय को ऑर्डर मिलता है कि उसे सस्पेंड किया गया है। एक्चुअली दादा साहब ने ही उसे सस्पेंड करवाया था। जिसके बाद दादा साहब कुंवर साहब के पास जाते हैं और वो लोग पार्टी करने लगते हैं। तो वही हम अमय को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अपसेट था और वो अपने ससुराल में रह रहा था। जिसके बाद अमय को उस आदमी के बारे में याद आता है जो उसके गले लगा था, और अमय को याद आता है कि उसने उसे एक चिट्ठी दी थी, और अमय उस चिट्ठी को ओपन करता है, जिसके बाद उसे सारी बात समझ में आ जाती है। साथ ही अमय को दादा साहब की बात याद आती है, जहाँ पर दादा साहब ने उससे कहा था कि अमय के सामने बहुत कुछ है, लेकिन वो उसे देख ही नहीं पा रहा। अब यही सोच रहा था अमय कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे वो इग्नोर कर रहा था। वो इस बारे में काफ़ी सोचता है और पूछताछ करने लगता है, और तब उसे याद आता है कि वहाँ पर काफ़ी सारी ज़मीन थी और वो ज़मीन दादा साहब की थी, लेकिन उनके नाम पर नहीं थी। जिसके बाद अमय उस ज़मीन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, तो उसे पता चलता है कि दादा साहब ने वो ज़मीन काफ़ी कम दाम में खरीदी थी, लेकिन उन्होंने उसे खुद के नाम पर नहीं बल्कि अपने रिलेटिव्स के नाम पर लिया था।
जिसके बाद हमें पता लगाता है कि आखिर दादा साहब ने वो ज़मीन किससे खरीदी थी। और तब उसे पता चलता है कि दादा साहब ने काफ़ी सारी लड़कियों को जॉब पर लगवाया था और इसके बदले उनके घर वालों से ये ज़मीन काफ़ी सस्ते दाम में ली थी। यहाँ तक कि दादा साहब उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट भी हुआ करता था। अब जब अमय को इस बारे में पता चलता है तो वो उन लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियाँ काफ़ी डरी हुई थी और वो उससे कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद अमय डिसाइड करता है कि वो दादा साहब को एक्सपोज करके रहेगा। जिसके बाद हम लल्लन नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर को देखते हैं जो एक करप्ट ऑफिसर था और वो अमय की जगह भोज में ज्वाइन करता है। वहाँ पर आते ही वो सबसे पहले दादा साहब से मिलने चाहता है और उनसे कहता है कि वो उन्हीं के लिए काम करेगा। तो वही अमय डिसाइड करता है कि वो दादा साहब के ऊपर केस करेगा, क्योंकि उसने जो जमीनों को लेकर फ्रॉड किया था वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। इसलिए अमय एक लॉयर को हायर करता है। अब वो लॉयर काफी होशियार था, लेकिन जो उसे ज्यादा पैसे देता वो उसकी तरफ हो जाया करता था। अब अमय के कहने पर वो राजा साहब को लेटर भेज देता है, जो देखकर राजा साहब भी काफी शॉक थे। वो अपने लॉयर से इस बारे में बात करते हैं तो उनका लॉयर कहता है कि अब राजा साहब के ऊपर कोर्ट केस बन चुका है, इसलिए उन्हें केस वो अटेंड करना होगा। जो सुनकर राजा साहब काफी गुस्सा हो जाते हैं। तभी उनका मैनेजर उन्हें सलाह देता है कि राजा साहब को उस वकील को खरीदना चाहिए। अब ये आइडिया राजा साहब को भी काफी अच्छा लगता है और वो उस लॉयर को कांटेक्ट करते हैं। जिसके बाद वो लॉयर उनसे 2 करोड़ रुपए मांगता है, जो सुनकर राजा साहब भी काफी शॉक थे, लेकिन वो उसे देने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि पहली हियरिंग में अमय इस केस को हार जाए। इसलिए वो अपने मैनेजर से कहता है कि वो सारे पैसे लॉयर को दे दे। जिसके बाद हम अमय को देखते हैं जो गीता से एक फेवर मांगता है और गीता भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद गीता उन खेतों में जाती है जहाँ पर अमय को पैसे मिले थे और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली जब अमय रेड मारने वाला था उसकी पहली रात को वहाँ से सब कुछ निकाला गया था और कुछ तो बैलगाड़ी में भरकर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था। और जिस घर में शिफ्ट किया गया था वहाँ पर जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से बैलगाड़ी के निशान देखकर वो लोग समझ गए थे कि कौन से घर में वहाँ के सारे पैसे रखे हैं। अब अमय गीता से कहता है कि वो उसका एक और काम करे। जिसके बाद गीता उसकी बात मान जाती है और जाकर ललन से कहती है कि उसे पक्की टिप मिली है कि उस घर में बहुत सारे पैसे हैं और वो लोग अगर वहाँ पर रेड मारेंगे तो उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। अब ये सुनकर ललन भी काफ़ी खुश होता है और वहाँ पर रेड मारने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा रिश्वत मिलने वाली थी। जिसके बाद ललन अपनी टीम के साथ वहाँ पर रेड मारता है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जो देखकर ललन काफ़ी खुश था। वो उन सारे पैसों को सीज करता है ताकि पैसे गिनकर वो अपनी रिश्वत मांग सके। जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये सारे पैसे दादा साहब के थे, तो वही ये सब कुछ अमय ने इसलिए किया था ताकि दादा साहब के पैसे सीज हो जाए। अब जब ललन को पता चलता है कि ये पैसे दादा साहब के थे तो वो उनसे जाकर माफ़ी मांगता है। तो दादा साहब उसे वार्न करते हैं कि अगर आइंदा वो भोज में कहीं पर भी रेड मारेगा तो उसे सबसे पहले दादा साहब को इन्फॉर्म करना होगा। और ललन भी इसके लिए मान जाता है और उनसे कहता है कि जो भी इस अमाउंट की फीस है उसे देकर वो इस मैटर को सॉल्व कर दे। जिसके बाद दादा साहब भी इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन दादा साहब को लॉयर को 2 करोड़ रुपए देने थे। अब यहाँ पर के सारे पैसे उनके सीज हो गए थे, इसलिए वो अपने मैनेजर से कहते हैं कि आईएएस के पास जो उनका ब्लैक मनी है वहाँ से वो पैसे निकाले। जिसके लिए दादा साहब अपने भाई को वहाँ पर भेजते हैं, लेकिन जैसे उनका भाई वहाँ पर जाता है वहाँ पर भी इनकम टैक्स ऑफिसर आते हैं और सारा माल पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से दादा साहब के वहाँ के सारे पैसे भी सीज हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। अब दादा साहब जानता था कि इस सब के पीछे अमय है, इसलिए वो अमय से कहता है कि वो चाहे जो भी करे वो उसे जीत नहीं सकता। जिसके बाद अमय को उसकी सीनियर का कॉल आता है और अमय को पता चलता है कि उसका जो खबरी था उसके बारे में दादा साहब को पता चल चुका है। एक्चुअली दादा साहब का मैनेजर ही अमय को सारी अंदर की खबरें दिया करता था, लेकिन अब दादा साहब को पता चल चुका था, इसलिए वो अपने मैनेजर को काफ़ी पिटवाते हैं और उसे गायब कर देते हैं। अब अमय यही सोचने लगता है कि आखिर उनका मैनेजर गया कहाँ होगा। जिसके बाद अमय अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि दादा साहब के पास और भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है और वो उसे बाहर निकाल सकता है, बस वो उसका सस्पेंशन कैंसिल करे। अब अमय के सीनियर्स इसके लिए मान जाते हैं और उसका सस्पेंशन कैंसिल किया जाता है। तो वही हम दादा साहब को देखते हैं जो अमय के लॉयर को बुलाते हैं और उसे 5 करोड़ रुपए देते हैं, जो देखकर अमय का लॉयर काफ़ी शॉक था और वो दादा साहब का साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद दादा साहब के पास ललन आता है और उनसे कहता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर मिली है कि उसे भोज में बहुत सारी जगह पर छापे मारने हैं, इसलिए अगर दादा साहब के कहीं पर पैसे हैं तो वो उसे बता दे, वो वहाँ पर रेड नहीं मारेगा। अब दादा साहब उसे उन एरियाज़ के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं थे, तो ललन उनसे कहता है कि कम से कम वो अपने पैसे कहीं और पर शिफ्ट कर दे ताकि ललन वहाँ पर रेड ना मार सके।
अब ये सुनने पर दादा साहब इसके लिए मान जाते हैं और वो अपना सारा ब्लैक मनी एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। तो वही हम अमय को देखते हैं जो फिर से अपना भोज ऑफिस ज्वाइन करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमय और ललन मिले हुए हैं। अमय ने जानबूझकर ललन को यहाँ पर भेजा था ताकि वो दादा साहब का खास बनकर रहे और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और ललन ने अमय का काम कर दिया था क्योंकि उसी की वजह से दादा साहब ने अपने सारे ब्लैक मनी को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था। और अमय को पूरा यकीन था कि ये सारा पैसा दादा साहब के बने हुए नए होटल में है, इसलिए वो सारी प्रोसीजर कंप्लीट करके वहाँ पर रेड मारने के लिए चला जाता है। जब वो उस होटल में रेड मारने के लिए आता है तो सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। तो वही दादा साहब मीटिंग में थे जिसकी वजह से वो किसी का कॉल भी रिसीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन तक ये खबर पहुँचती है वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तब तक अमय और उसकी सारी टीम मिलकर वहाँ पर तलाशी लेते हैं और उन्हें वहाँ पर गोल्ड, पैसे सब कुछ मिल जाते हैं। एक्चुअली दादा साहब ने ऊपर के फ्लोर में जो नल लगाए थे वो गोल्ड के थे, साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे पैसे भी मिल गए थे। ये देखकर अमय काफ़ी खुश था क्योंकि उसकी ये रेड भी सक्सेसफुल हो गई थी। तभी वहाँ पर दादा साहब भी आते हैं और उनके साथ साथ वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आते हैं जो कि अमय पर काफ़ी गुस्सा थे क्योंकि दादा साहब उनके लिए भगवान थे। इसलिए वो अमय से कहते हैं कि वो अमय और उसके स्टाफ को यहाँ से जाने नहीं देंगे, जो देखकर अमय ललन से कहता है कि वो खिड़की से कुछ नोटों को बाहर फेंकने लगे। जिसके बाद ललन वैसा ही करता है तो सारे लोग उन नोटों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं और तब तक कुछ ऑफिसर्स वो सारा माल सीज करके वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद अमय जब वहाँ से निकल रहा था तो वहाँ पर दादा साहब के और लोग आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। वो लोग अमय और उसके स्टाफ पर हमला करने वाले थे कि तभी वहाँ पर दादा साहब की माँ आती है और उनके साथ वो सारी लड़कियाँ थी जिनके साथ दादा साहब ने गलत किया था। एक्चुअली अमय की वाइफ ने उन लड़कियों से बात की और उन्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहा, जिसके बाद वो लड़कियां भी अमय की वाइफ का साथ देने के लिए मान गई। जिसके बाद वो लोग दादा साहब की माँ के पास गए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। जब उनकी माँ को पता चला कि उनका बेटा ऐसा इंसान है तो वो भी काफ़ी गुस्सा हो गई। वो जब वहाँ पर आती है और दादा साहब समझ जाता है कि उसकी माँ को सब कुछ पता चल चुका है तो वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वो दादा साहब को माफ़ नहीं करती। तो वही दादा साहब के सपोर्टर्स को जब दादा साहब की असलियत पता चलती है तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे मारना चाहते थे, लेकिन अमय उन्हें रोकता है और कहता है कि इसे सज़ा कानून दिलवाएगा। जिसके बाद दादा साहब को अरेस्ट किया जाता है और इस तरह से अमय की ये रेड भी सक्सेसफुल हो गई थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अमय को जिस आदमी ने चिट्ठी दी थी वो कोई और नहीं बल्कि निशा के दादाजी थे। एक्चुअली निशा सच में राजा साहब से प्यार करती थी, लेकिन राजा साहब ने बस ज़मीन के लिए उसका यूज़ किया था, जिसके बाद उसे छोड़ दिया था। अब ये पता चलते ही निशा ने खुद को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद राजा साहब ने उसे एक एक्सीडेंट करके दिखाया था और इसी वजह से उसके दादाजी राजा साहब को सज़ा दिलवाना चाहते थे। और जब उन्होंने देखा कि अमय एक बेखौफ ऑफिसर है और वो राजा साहब को सज़ा दिलवा सकता है तो उन्होंने अमय की मदद की ताकि वो अपनी पोती को इंसाफ दिलवा सके। जिसके बाद हम दादा साहब को देखते हैं जो कि जेल में था, जहाँ पर उसकी मुलाकात ताऊजी से होती है और ताऊजी और दादा साहब हाथ मिला लेते हैं ताकि वो बाद में अमय को बर्बाद कर सके। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रेड 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।